हेलो। हाँ बेटी, कैसी है? क्या खाना मिला आज हॉस्टल में? फिर नहीं खाया आज खाना? बेटा ये तो गलत है। ऐसे रोज़ रोज़ खाना नहीं खाओगी तो पढ़ाई कैसे कर पाओगी? मीरा भाभी अपनी बेटी प्रीति से मोबाइल पर बात कर रही थी। मम्मा एकदम गंदा खाना है, यहाँ का हॉस्टल भी एकदम गंदा है, मुझे नहीं रहना यहाँ। मम्मा मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई, आप पापा को बोलो मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। उधर से प्रीति की बात सुनकर तो भाभी के होश उड़ गए थे। कैसी बातें कर रही है प्रीति बेटा, अभी अभी वहाँ गई है, कुछ दिन देख लो, आखिर और भी तो बच्चे हैं वहाँ, वो कैसे रह रहे हैं वहाँ पर। सुनो सुनो, चुप रहो और मेरी बात सुन लो। अभी मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं कहूँगी, वो वैसे ही दिन रात बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, दुनिया भर के टेंशन है उनके पास। ऐसी तुम्हारी बात सुनकर और भी टेंशन में आ जाएंगे, फिर उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी तुम एडजस्ट करो, धीरे से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और भाभी ने फ़ोन रख दिया था। मुझे महसूस हुआ था कि उधर से प्रीति फिर भी कुछ और कह रही थी, लेकिन भाभी सब कुछ सुनकर भी जैसे अनसुना करना चाह रही थी। अरे भाभी, प्रीति वहाँ परेशान है और उसकी समस्या सुनने समझने के बजाय आपने फ़ोन रख दिया। मुझसे नहीं रहा गया। आखिर कलेजे के टुकड़ों को बाहर पढ़ने भेजो तो खुद अपना कलेजा बाहर आने लगता है। जिस पर अगर बच्चे को कोई परेशानी हो, वो दुखी हो, तब तो किसी भी कीमत पर चैन नहीं आता। मुझे चैन नहीं आ रहा था। अरे संजना, प्रीति को तो हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जब घर में थी तब भी हमेशा दुखी रहती थी। मेरी सब सहेलियां बाहर पढ़ने जा रही हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं जा रही हूँ। मम्मा आपको भी अपनी बेटी की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। पापा को बोलिए ना मेरा एडमिशन भी बाहर करवा दें, मुझे भी हॉस्टल में रहना है। हॉस्टल लाइफ की बात ही अलग है, पीछे पड़ी रही मेरे। हमारे घर में लड़कियों को बाहर हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की बात कहना मतलब खानदान के रीति रिवाजों परंपराओं से विद्रोह करना जैसा था। इसलिए मैं चाह कर भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मम्मा देखो, मेरा सिलेक्शन कितने बड़े कॉलेज के लिए हुआ है, मेरा रिजल्ट आया है, अब तो मैं इसी कॉलेज में जाऊंगी पढ़ने। आप पापा से बात कर ही लेना आज, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक दिन बहुत उल्लसित होते हुए प्रीति ने मुझे अपना रिजल्ट दिखाते हुए बताया तो मैं बहुत उत्साह में आ गई थी। मैं भी कभी कॉलेज पढ़ने नहीं गई थी। मन के अंदर अपनी बेटी की प्रतिभा और पढ़ने के प्रति ललक देखकर खुश हो जाती थी। मैंने प्रीति के पापा से दूसरे ही दिन मौका देखकर प्रीति के कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन की बात बताई और बाहर कॉलेज पढ़ने देने की बात कही। शायद प्रीति की किस्मत अच्छी थी कि उसके पापा बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए, बल्कि प्रीति को बुलाकर शाबाशी देने लगे और भावुक होकर कह उठे, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। देख लेना, मेरे ख़ानदान में आज तक जो काम किसी ने नहीं किया वो अब मैं अपनी बेटी के लिए करूँगा। तू इसी कॉलेज में पढ़ने जाएगी बेटा, मैं तेरे दादा दादी को मना लूँगा। मैं इस बात का कोई पछतावा नहीं रखना चाहता कि अपनी बेटी की पढ़ने की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। कल ही चलते हैं, तैयारी कर लेना। मेरी और प्रीति की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। प्रीति के दादाजी बिल्कुल तैयार नहीं थे। दादी ने भी खूब ताने मारे कि नाक कटा ले, लड़की को बाहर भी पढ़ने भेज रहा है, इससे अच्छा तो कुएं में धकेल दे। देख लेना, तेरी नाक ऊंची नहीं करेगी, बल्कि ऐसा कटाएगी कि हम सब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ, अगर इसकी जगह मेरा बेटा होता तब भी क्या तुम उसे बाहर नहीं जाने देती? वैभव ने पूछा। राम राम, बेटा होता तब ना, जब बेटा है ही नहीं तो कल्पना काहे का कर रहा है। सुन बेटा, लड़का लड़की के बीच जो अंतर सदियों से चला आ रहा है वो तेरे मानने या ना मानने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। लड़की को घर की हद में ही रखना चाहिए। बाहर जाकर इनके पंख निकल आते हैं और ये अपनी सीमा भूल जाती हैं। लड़कों का तो अधिकार बनता है
बाहर जाकर पढ़ने का, उन्हें बाहर भेजने में कोई खतरा नहीं होता। वही तो खानदान का नाम बढ़ाते हैं। नहीं दादी, मैं भी आप सबका, अपने पापा का नाम रोशन ही करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मेरे पापा की नाक कटे या उन्हें सबके सामने नीचा देखना पड़े। दादी की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा था और पापा के पास आकर बैठ गई थी, मानो अपने पापा को बेटी पर भरोसा करने और एक मौका देने के लिए हिम्मत भरा आश्वासन दे रही हो। और पापा ने भी बहुत गर्व से बेटी की ओर देखते हुए अपना विश्वास जताया था। वाह, बहुत अच्छा किया भाई साहब ने, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया था। हाँ संजना, वाकई मुझे भी अपने पति पर बहुत गर्व अनुभव हो रहा था। मेरी उम्मीद से बढ़कर और घर वालों के विरोध झेलकर इनका यह निर्णय मुझे गहरी संतुष्टि और प्रसन्नता दे गया था। इसलिए प्रीति को भी हॉस्टल जाने से पहले बहुत समझा बुझाकर विदा किया था कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पापा का विश्वास खंडित मत होने देना। कुछ ऐसा कर दिखाना जिससे तेरे पापा को घर वालों से लड़कर लिए अपने निर्णय पर पश्चाताप ना करना पड़े। हर तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने रिजल्ट और कैरियर पर केंद्रित रहना। देख, मैंने ही तेरे पापा से तुझे बाहर भेजने की वकालत की है, मेरा सिर न झुकाना। इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद और भारी फीस भरकर इसके पापा प्रीति का एडमिशन कितने उत्साह से करवा कर आए हैं। जब से आए हैं कितने खुश रहते हैं। प्रीति की तारीफ हर आने जाने वाले से करते रहते हैं। मुझसे भी हमेशा कहते रहते हैं, ईश्वर ने हमें लड़की के रूप में लड़का ही दिया है। एक दिन पूरा खानदान देखेगा कि मेरी बेटी ने बेटे से बढ़ के काम किया है। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मीरा, अभी 20 दिन भी तो नहीं बीत पाए हैं उसे कॉलेज गए और ऐसी बहकी बहकी बातें, पढ़ाई छोड़कर घर वापस आने का रोना लेकर बैठ गई है। संजना, मैं इस लड़की का क्या करूँ? सच में बच्चों को ज़्यादा सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे घर से बाहर निकलो तो घर जैसा खाना कैसे मिलेगा? इतने नखरे करने थे तो हॉस्टल क्यों गई थी? यही घर पर रहती और खाना ही खाती रहती। मीरा भाभी के स्वर में खींच स्पष्ट झलक रही थी। लेकिन भाभी, मेरी सलाह है कि आप भाई साहब से जल्दी ही ये चर्चा करके प्रीति को यहीं घर ले आइए। समय बहुत ख़राब चल रहा है, वहाँ वो अकेले है, परेशान है। आपने भी बात नहीं सुनी। कहीं कुछ कर ना बैठे फिर पश्चाताप करते रहना। मैंने अपने भीतर का डर उजागर कर ही दिया। लेकिन संजना, कैसे बताऊं उसके पापा को कि उनकी बेटी वापस घर आना चाहती है? कैसे कहूं कि उन्होंने जो भरोसा उस पर किया था वो टूट गया? उनकी खुशी को एक पल में ही नष्ट कर दूं? नहीं संजना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी उसके पापा को। रहने दो प्रीति को वहीं, वो खुद ही एडजस्ट कर लेगी। ऐसे उसके कहने पर, रोने पर हम लोग ध्यान देंगे और बार बार दौड़ लगा के उसके पास जाते रहेंगे तो वो खुद क्या सीख पाएगी? किसके क्या सीखने की बात हो रही है? अचानक वैभव आ गए तो मीरा चुप सी हो गई। जी कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, कोई बात तो है। मेरा तुम लोग चिंतित दिख रहे हो, वैभव ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। जी वो प्रीति का फ़ोन आया था। अच्छा प्रीति का? हाँ, कैसी है? वो सब ठीक है ना? खाना अच्छा नहीं लग रहा है उसे हॉस्टल का। हाँ तो भाई, अब घर जैसा खाना वहाँ कहाँ? हंसते हुए वैभव ने कहा। नहीं, वह वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कह रही थी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। सहमते हुए मीरा ने बात कही दी। क्या कह रही थी? आकर ले जाओ? रहना ही नहीं चाहती? खाना इतना खराब लग रहा है उसे? तुमने क्या कहा? अचानक वैभव स्वर गंभीर हो गया था। अरे नकचड़ी आदत है उसकी। आज ऐसा कह रही थी, कल अपने आप रहना सीख जाएगी। अब बाहर तो काफ़ी कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तब तक वैभव ने प्रीति को फ़ोन लगा दिया। मीरा को लगा वैभव गुस्से में है और डांटेंगे। अभी रहने दीजिए, मैंने उसे समझा दिया है कि पापा को जब फुर्सत मिलेगी तुम्हारे पास आ जाएंगे। हेलो, हाँ बेटा सुन। अरे तू रो रही है क्या? ना बेटी,
बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कल सुबह ही तेरे पास पहुंच जाऊंगा। अपना सब सामान पैक कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना। अरे अपनी बेटी के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ, कल मिलते हैं बेटा, वैभव ने कहते हुए फ़ोन रख दिया। मीरा, तुम भी साथ में चलो, जल्दी से कुछ कपड़े रख लो, 1 घंटे बाद ट्रेन है, वैभव काफ़ी गंभीरता से कहते हुए तेज़ी से चेंज करने चले गए। हकबकाई सी मीरा को संजना ने संभाला। भाभी, ठीक तो कह रहे हैं भैया, मैं तो पहले ही डरी थी, आप लोगों को वहाँ तुरंत जाना ही चाहिए। नहीं संजना, मुझे डर है इनकी खामोशी कल क्या रंग लाएगी। ट्रेन में भी वैभव अत्यधिक गंभीर और चुप ही रहे। ये देखकर मीरा का दिल कांप रहा था। पछता रही थी कि इस सिर फरी लड़की को बाहर भेजने की पैरवी उसने क्यों की थी। सुबह ही वह लोग हॉस्टल पहुंच गए थे। पापा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? देखते ही सबसे पहली बात प्रीति ने यही कही थी। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, अच्छा किया तुमने हमें बुला लिया, तू तो बिल्कुल तैयार बैठी है। चलो चलकर तुम्हारे विभाग प्रमुख से मिल लेते हैं, तुम्हें यहाँ से ले जाने के संबंध में। पापा की बात सुनते ही प्रीति चौंक सी गई। क्यों जाना है सर से मिलने? नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना पापा, बस यहाँ से चलिए। क्या करेंगे आप उनसे मिलकर पापा? पर मुझे तो मिलना है, मेरी फीस शायद मुझे वापस मिल जाए। और बेटा, उनकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी, सूचित तो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे बिना किसी को बताए यहीं से तुझे लेकर घर चला जाऊं? हंसते हुए वैभव ने कहा तो प्रीति बड़ी मुश्किल से तैयार हो गई। मीरा के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बस वो प्रीति को बहुत नाराज़गी से देख रही थी। प्रीति क्लास में रेगुलर नहीं रहती है और असाइनमेंट भी ठीक से नहीं कर पाती है। अभी क्लास टेस्ट हुए थे जिसमें इसके मार्क्स सबसे कम है, टॉप बॉटम है ये। प्रोफेसर समीर ने उनकी तरफ प्रीति की मार्किंग सीट बढ़ाते हुए कहा, जिसे देखते ही प्रीति का चेहरा फक हो गया था। ये वैभव ने तुरंत भांप लिया था। प्रीति वहाँ से उठकर जाने लगी थी, तभी वैभव ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया था। सर, मुझे अपनी बेटी के टॉप या बॉटम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ आई है, घर से बाहर माँ बाप से दूर रहकर हिम्मत की है पढ़ाई करने की, मेरे लिए यही बहुत है। फिर अभी तो शुरुआत है। हाँ, ये सही है कि वो पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छी रही है, इसलिए उसका निराश होना स्वाभाविक है। पढ़ाई में पिछड़ते जाने के कारण ही शायद वो क्लास में भी रेगुलर नहीं रह पाती होगी, लेकिन वो एक हिम्मती लड़की है, इतनी जल्दी हार नहीं मानती। मार्क्स का क्या है, आज कम आए हैं तो कल बढ़ जाएंगे। वैभव की बातें मानो प्रीति पर जादू का असर कर रही थी। पापा, क्या सच में मेरे इतने पुअर मार्क्स से आप नाराज़ नहीं हैं? मैंने तो आपकी नाक कटा दी पापा। दादी ठीक बोलती थी, मैं बाहर भेजने लायक हूँ ही नहीं। प्रीति की आत्मग्लानि दिल की दबी असली व्यथा फूट फूट कर आंसुओं में बाहर आने लगी। आप अभी भी मुझसे नाराज़ नहीं हैं पापा? मैं क्लास में सबसे फिसड्डी आई हूँ, मैं आगे भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मुझे घर ले चलिए। आपके पैसे बर्बाद कर दिए मैंने। अरे सुन मेरी रानी बेटी, मैंने तुझे यहाँ पढ़ने भेजा है, ज्ञान अर्जित करने भेजा है। अगर इन 15-20 दिनों में तूने एक भी नई बात सीख ली है तो तेरा यहाँ आना मेरे लिए सार्थक है। मैंने तुझे मार्क्स की रेस लगाने नहीं भेजा है, इसमें नाक कटाने जैसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई शर्म की बात है। कम से कम तूने यहाँ आकर नवीन परिवेश में अकेले जूझ कर इतने दिन काटे, और भले कम है लेकिन मार्क्स तो हैं जो ये सिद्ध करते हैं तूने अपनी तरफ से कोशिश की है। बस इसी बात का संतोष है मुझे। तुझे यहाँ भेजने पर कोई पछतावा नहीं है बेटा। हम इंसान हैं, आगे बढ़ने के हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करना ही हमारे हाथ में है, वही तूने किया। चल अब तेरे हॉस्टल वार्डन से भी मिल लेते हैं, खाना भी खाकर देख लें और मेस की बाकी फीस भी भर देते हैं। वैभव ने हंसते हुए आश्वस्त मुस्कान से कहा तो प्रीति अपने पापा से लिपट पड़ी। नहीं पापा, अब मुझे घर वापस नहीं जाना, ना ही आप लोगों को हॉस्टल जाने की ज़रूरत है। क्यों? खाना खराब है, यही तो तेरी शिकायत थी। हमें भी देखने दे कितना खराब यहाँ का खाना,
जिसने तेरे पढ़ने के सपने को भी चूर चूर कर दिया और हमें सारा काम छोड़कर यहाँ आना पड़ गया। पहली बार मीरा की आवाज़ गूंज उठी थी, नहीं माँ, मैं खाना खराब होने के कारण नहीं वरन मार्क्स खराब होने के कारण पढ़ाई से पलायन कर रही थी। लेकिन पापा की बातों से मुझे फिर से हिम्मत आ गई है। पहली बार प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आई थी। बेटा, तुझे जितनी कोशिश करना हो कर, ताकि बाद में थोड़ी कोशिश और कर लेती, इसका पछतावा ना हो। लेकिन मार्क्स की चिंता मत करना। अच्छे आ गए तो भी ठीक, बुरे आ गए तो भी ठीक, तेरे पापा तेरे साथ हमेशा खड़े हैं। मेरी बेटी घर से बाहर अकेले रहकर पढ़ाई करने की हिम्मत कर रही है तो हम भी उसके साथ हर क्षण हर कदम पर हिम्मत देने के लिए खड़े हैं। बेटा, दुनिया का क्या है, तू कितना भी अच्छा कर लेगी तब भी जिसको बुराई करना है वो कमी ढूंढ ही लेगा। तेरा मुकाबला तो खुद तुझसे है, तेरी खुद की सामर्थ्य से है जो असीमित है। मैं जानता हूँ, और जब भी तुझे लगे कि अब मैं सारी कोशिश कर चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे घर जाना है तो मुझे बता देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। वैभव ने कहा तो जैसे प्रीति फिर से जी उठी थी। और हाँ पापा, अभी मेरी कोशिशें बची हैं, दृढ़ता से कह अपना सामान लेकर वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़ी थी। और वैभव और मीरा की ट्रेन वापस घर की ओर चल पड़ी थी। एक बात पूछूं? मीरा ने ट्रेन में बैठते ही वैभव से पूछा। घर में आपने फ़ोन पर प्रीति से बात करते हुए तुरंत अपने आने की बात क्यों कह दी थी? यही सब जो यहाँ आकर समझाया वहीं घर से क्यों नहीं कह दिया था? अरे मेरी भोली श्रीमती जी, सुनिए, खानदान की इज्जत, पापा की इज्जत, आदि आदि का इतना दबाव मेरी बेटी सह नहीं पाई। व्यक्ति जब दबाव में या तनाव में रहता है तब वह सरलतम कार्यों को भी गलत कर देता है। वही प्रीति के साथ वहाँ जाकर हुआ। मैं तुम्हारी बात सुनकर तत्काल समझ गया था। मेरी हिम्मती बेटी के घर आने की जिद खराब खाने की वजह से नहीं हो सकती है। ज़रूर इसके टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए होंगे या और कोई वजह होगी, इसीलिए यहाँ आकर असलियत जानना चाहता था। तुरंत आने की बात इसलिए भी कही ताकि आजकल की हवा के अनुसार पापा की उम्मीदों पर पहले ही टेस्ट में पानी फेरने के अपराध बोध से ग्रस्त या और कोई भी वजह से अनजाने में वो कोई गलत कदम ना उठा ले। फिर हमारे हाथ पश्चाताप करने की सिवाय कुछ और ना लगता, बल्कि हम लोगों के आने की राह देखते मन में ढांढस रखे और वो आते समय ट्रेन में इतनी गंभीरता से चुपचाप क्या प्रीति को हॉस्टल भेजने के अपने निर्णय पर पश्चाताप कर रहे थे? मीरा ने बीच में ही पूछ लिया। देखो मीरा, डांट डपट कर घर ले आना कोई समाधान नहीं है, और ना ही इस बात से डरते रहना कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे बेटी को यहाँ भेजने का पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि पश्चाताप इस बात का हो रहा था कि मैंने अपनी बेटी को मुसीबतों से, समस्याओं से, तनाव से जूझना नहीं सिखाया। मेरी बेटी को इतना मजबूत होना चाहिए कि ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं से जूझ सके, लड़ सके, हर चुनौती का सामना करने लायक बन सके, ना कि मुसीबतों से घबरा कर पलायन कर जाए। मीरा मंत्रमुग्ध सी एक लड़खड़ाती हुई बेटी के कदमों को जिंदगी की ज़मीन पर मजबूती से जमाते पिता की बातें सुन रही थी। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।